Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we're going to start from class 9 history chapter number 3, that is Nazism and the rise of Hitler. So in this chapter we're going to study about the rise of Hitler and his ideology, that is of Nazism. So let's start here. Actually, in the spring of 1945, a little 11-year-old boy, old German boy called Helmut was lying in the bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. एक्चुअली 1945 में जो स्प्रिंग में एक 11 साल का लड़का था और वो भी जर्मनी का था। 11 साल का लड़का था जो जिसका नाम था हेलमट। और यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसने बेड पे लेटे लेटे अपने पेरेंट्स की बात सुनी और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में बात कर रहे थे। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. उसके पापा जो थे, हेलमट के पापा, वो अपनी वाइफ से, मतलब उसकी हेलमट की मम्मी से बहुत सीरियस टोन में बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि अभी टाइम आ गया कि हमें पूरी फैमिली को मारना पड़ेगा या फिर मैं खुद ही सुसाइड कर लूँ। तो ऐसी बात चल रही थी। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड द क्रिपल एंड ज्यूज। मतलब उसके पापा फिर बोलने लगे अभी, क्योंकि उनको, मतलब वो बोले कि अभी जो हिटलर है वगैरह, अभी अलाइज जो है वो हमारे साथ बदला लेंगे। जो हम लोगों ने ज्यूज के साथ किया, हम लोगों ने ज्यूज को, इतने सारे ज्यूज को मारा, अब वो हमारे साथ बदला लेंगे, वो हमें मारेंगे। आफ्टर दैट फिर दूसरे दिन क्या हुआ, हेलमट क्या है वुड्स के पास गया जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ उसने वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग, मतलब बच्चों के सॉन्ग गाए अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद जो हेलमट के पापा थे उन्होंने खुद को ऑफिस में शूट कर लिया, गोली से मार लिया, खुद को सुसाइड कर लिया। हेलमट को याद था कि उसने अपने पापा को, मतलब उसको अभी भी याद था कि उसके पापा ने उसने अपने पापा को ब्लड यूनिफॉर्म में देखा, मतलब जो पूरी खून से लथपथ थी, और वहाँ पे मतलब उसकी फैमिली के पास फायर प्लेस वहाँ पे रखी हुई थी। सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड। और उसको फिर याद आई कि उसने क्या सुना था और क्या हुआ। दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट होम। तो इसलिए उसने क्या किया, पूरे अगले 9 साल तक उसने घर में खाना नहीं खाया। वो उसको डर लग रहा था कि उसकी मम्मी वहाँ पे उसके खाने में पॉइजन ना मिलाते, जहर ना मिलाते। फिर क्या हुआ उसके बाद, जैसे हेलमट मे नॉट हैव रियलाइज्ड ऑल दैट इट मीन्ड। अब हेलमट को लग नहीं रहा था कि मतलब ऐसा होगा। उसके पापा के, फिर उसके बाद में पता चला हेलमट के पापा एक नाजी आइडियोलॉजी के थे, नाजी आइडियोलॉजी फॉलो करते थे और उसके पापा हिटलर को सपोर्ट करते थे। मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजी। अभी आप इस चैप्टर में नाजी और हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। फिर शायद हिटलर डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी, हिटलर जो है जर्मनी को मतलब हिटलर के पास जर्मनी की पूरी पावर थी एंड हिज एम्बिशंस ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप। तो हिटलर क्या चाहता था, पूरी यूरोप पे राज करे। अभी आपने ये भी सुना होगा कि उसने ज्यूज को भी मारा है, बट नाजिज्म वाज नॉट 1 और 2 आइसोलेटेड एक्ट। नाजिज्म सिर्फ 1 और 2 एक्ट में ही नहीं था, ये पूरा एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था आइडियाज के, जो पूरे वर्ल्ड और अपनी पॉलिटिक्स के अंदर कंट्रोल कर रहा था। फिर उसके बाद लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। अभी नाजिज्म किसके बारे में था वो हम देखते हैं। अभी हेलमट के पापा ने खुद को क्यों मारा और क्या डर था उसको, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। फिर मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, वो भी अलाइज को, एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। अभी क्या आ रहा था, हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा, उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। मतलब बर्लिन में अप्रैल में उसकी, हिटलर की फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। और वॉर के बाद, मतलब जब वॉर खत्म हुई उसके बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल एट न्यूरम्बर्ग वाज सेटअप। तो ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल ये सेटअप की गई थी ताकि नाजी के जो भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको मार जा सके, और वो भी मतलब उन सबको जेल में डाल दिया जाए, वो भी किस केस पे, जो उन्होंने वॉर क्राइम किए थे, जो उन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उनके बेसिस पे जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर। तो जर्मनी, मतलब स्पेशली दोज एक्शंस विच केम टू बी कॉल्ड, मतलब उनको किस बेसिस पे अंदर डाल जा रहा था, किस बेसिस मारा जा रहा था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे। रेज सीरियस मोरल एंड एथनिक क्वेश्चन, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस उठाए गए उन पे।
अभी व्हाट वर दीज एक्ट्स, अभी ये कैसी एक्ट्स थी, क्या क्या एक्ट चलाई, वो सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर की थी। जेनोसाइडल मतलब विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। अभी जेनोसाइडल मतलब कुछ एक कम्युनिटी के लोगों को बुरी तरह से मारा गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था। 6 मिलियन ज्यूज को, 2 लाख जिप्सीज को और 1 मिलियन पोलिश सिविलियन को मारा गया था और 70,000 जर्मनी को। who were considered mentally and physically disabled beside numerous political opponents। मतलब और उनमें से वो लोग कौन थे, किस किस को मारा गया था, जो अच्छे से मतलब जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल हैं, तो उन लोगों को बुरी तरह से मारा गया था। फिर एक मिनट, नाजी सो यहाँ पे क्या हुआ था, इसके बाद उनको बहुत बुरी तरह मारा गया था। और नाजी डिवाइस्ड एंड मतलब नाजीज को क्या बताते थे कि ये मतलब ये मार नहीं रहे लोगों को, बल्कि मतलब वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विच, मतलब बाय गैसिंग देम, मतलब वो ऑस्विच में क्या है, उनको उधर बंद कर देते थे और मतलब ऐसे सेंटर्स से जहाँ पे उनको मतलब बंद कर देते थे और वहाँ पे गैस लीक कर देते, गैस छोड़ देते, तो वहाँ पे तो फिर मर ही जाएगा, जहरीली गैस छोड़ेंगे तो। फिर नंबरबर्ग ट्राइब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। फिर नंबरबर्ग ट्राइब्यूनल ने सिर्फ 11 लोगों को मारा था, वो भी नाजी के, बट अभी बहुत सारे लोग बाकी थे जो जेल में थे। द डिस्ट्रीब्यूशन डिड केम गेट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वाज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूटली। अभी जो उन्होंने मारा था इतने सारे लोगों को, तो उसके लिए पनिशमेंट तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कम थी। अभी अलाइज नहीं चाहते थे कि इतनी हार्श और डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। अलाइज नहीं चाहते थे सब। फिर सबको पता चल गया कि जो नाजी जर्मनी थी मतलब उन्होंने क्या क्या क्राइम किए। जर्मनी एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को पता चला कि क्या क्या हुआ, कितने ब्रूटल थे कौन मतलब हिटलर और उसकी आइडियोलॉजी नाजिज्म। व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस, अभी क्या एक्सपीरियंस रहा, तो ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ से। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, अभी वीमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ, तो वीमर रिपब्लिक क्या है वो पढ़ते हैं हम। जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था पहले के सालों में, 20th सेंचुरी बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी थी 1914 से 1918 तक। अभी ऑस्ट्रियन एम्पायर और अलाइज के बीच थी वॉर। अलाइज में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया आते थे एंड ऑल जॉइन द वॉर, सब ने ये वॉर में पार्टिसिपेट किया और कुछ लोगों ने जीत भी हासिल की। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑल इट्स सोर्सेस। अभी यूरोप क्या है, हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने पहले से रिगेन कर रही थी, फ्रांस और बेल्जियम भी हेल्प कर रहे थे इसको। जर्मनी मेड इनिशियल ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। फिर क्या हुआ, जैसे अलाइज ने क्या है, अलाइज में यूएस ने एंट्री मार दी थी और उसकी वजह से जो जर्मनी है वो डिफीट हो गया, हरा दिया था। फिर आफ्टर दैट डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी, जब जर्मनी हार गया तो फिर जो उसका मतलब वहाँ का जो भी राजा था उसने पद छोड़ दिया था अपना, उसने डिज़ाइन दे दिया था वो अपॉर्चुनिटी से। अब ये नेशनल असेंबली मेट एट वीमर एंड मतलब एक नेशनल असेंबली, वीमर एक जगह है जहाँ पे एक नेशनल असेंबली आई जर्मनी की, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जिससे जर्मनी को चला सके। फिर डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड, अब डिप्यूटीज मतलब अलग अलग लीडर्स इलेक्ट हुए जर्मन पार्लियामेंट में, मतलब जिसको रिक्सटैग भी बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स, मतलब एक इक्वल बेसिस पे और सबको इक्वल वोट मिले, उसके बेसिस पे अडल्ट्स ने क्या है वोटिंग की और जिसमें वुमेन्स भी शामिल थी। फिर दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, मतलब खुद के लोगों ने तो रिसीव नहीं की, लास्टली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट, क्योंकि लोग चाहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी तो हार गया था, तो लोग जो थे पार्लियामेंट की बात नहीं सुन रहे थे, उनका भरोसा उठ गया था। और भरोसा भी क्यों उठा, द पीस ट्रीटी एट वर्सलीज, द अलाइज वाज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, मतलब उन्होंने और हिटलर ने एक पीस ट्रीटी भी साइन की थी वर्सलीज में, जिसको पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बोला जाता है। अब जर्मनी ने मतलब अपनी जो कॉलोनीज पे कंट्रोल पाया था वो भी खो दी, 1/10 ऑफ पॉपुलेशन उसकी मर गई, उसमें 13% टेरिटरीज चली गई, 75% आयरन चला गया, 26% कोल चला गया, वो भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क
डेनमार्क और लिथुनिया से। फिर जो अलाइड पावर्स थे उन्होंने मतलब जर्मनी की जो मिलिट्री है तो उसको भी डिमिलिटराइज कर दिया था। मतलब उनके आधे ज़्यादा सोल्जर्स ले लिए थे ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए और आगे से कोई वॉर न लड़ पाए। फिर द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। अभी इतने सारे वॉर गिल्ट मतलब उनको वॉर का बहुत गिल्ट हो रहा था एंड अलाइड कंट्रीज सफर्ड, और अलाइड कंट्रीज ने भी बहुत सफ़र किया था। अब जर्मनी वॉज फोर्स्ड, जर्मनी को कंपनसेशन भी देना पड़ा था 6 बिलियन यूरो का। तो फिर द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज। तो अलाइज ने फिर जिसमें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज थे राइनलैंड में उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था। बहुत सारे जर्मन्स थे जिन्होंने मतलब हेल्ड द न्यू वीमर, जिन्होंने नई वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि हम किसकी वजह से हारे, जो अभी जो पीस ट्रीटी साइन की वो भी एक कारण है। अभी इफेक्ट्स ऑफ वॉर के क्या क्या इफेक्ट्स पड़े। वॉर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे, फिजिकोलॉजी भी और फाइनेंशियली भी। अभी फ्रॉम अ कंटिन्यूस ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ द डिबेटर्स। अभी यूरोप बोल रहे हो, सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे यूरोप क्या है, फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट, मतलब वो क्रेडिट लेता था बट अभी यहाँ पे टर्न इनटू वन ऑफ डिबेटर्स, अभी डिबेट लेने लगा हुआ, डिबेटर बन गया। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पेशेंट्स ऑफ ओल्ड एम्पायर। अभी उनको कर्जा भी तो चुकाना था 6 बिलियन यूरो का। रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर। अब रिपब्लिक ने ही क्या कैरी किया, मतलब वॉर का जो भी बर्डन था, जो भी नेशनल ह्यूमिलेशन उनको सफ़र किया गया, इवन फाइनेंशियली भी उनको कंपनसेशन भी देना था। एंड दोस्त सपोर्टर, और जिन लोगों ने वीमर रिपब्लिक सपोर्ट की जैसे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, वो क्या टारगेट बन गए अटैक का। फिर कंजर्वेटिव्स उन पर अटैक करने लगे। दे वर मोकिंगली कॉल द नवंबर क्रिमिनल्स। उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। जैसे सोशलिस्ट मतलब जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे उनको नवंबर क्रिमिनल कहा गया। एंड दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे। फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। फिर जो पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसकी वजह से यूरोप सोसाइटी मतलब उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। एंड सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट laid great stress on the need for men be aggressive, strong and masculine। मतलब वहाँ पे कैसा माहौल था कि वहाँ पे बोला जाता था कि मैन को क्या रहना पड़ेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, मस्कुलाइन एकदम मर्दानगी टाइप। एंड द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। और उन्होंने और बताया अभी ट्रुथ क्या है कि सोल्जर्स क्या है अब बहुत मिजरेबल लाइफ जीते हैं, मतलब एकदम एक जगह पे बंद जेल टाइप जहाँ पे बहुत सारे रैट्स रहते हैं जो उनके मतलब कॉर्पसेस पे मतलब उनका खाना खा लेते हैं तो उनको वहाँ पे पॉइजनस गैस लीक कर दी जाती थी, पूरा गुस्सा निकाल जाता। विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस्ड रैपिडली। अब बहुत लोग मरने लगे। इससे एग्रेसिव वॉज प्रोपेगेंडा। अब एग्रेसिव क्या था, प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑन ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्पीयर वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका हो गया, कंजर्वेटिव्स का, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप आने वाली थी। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग। अब डेमोक्रेसी क्या है कि यंग और फ्रेजाइल, मतलब एक आइडिया बन गया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवॉर यूरोप। अब यहाँ बताइए कि अब डेमोक्रेसी आइडिया फैलने लगा। अभी नेक्स्ट पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ वॉर के बाद। द बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक coincided with a revolutionary uprising of the Spartacist League or the pattern of the Bolsheviks revolution in Russia। अब जैसे बोल्शेविक्स का रिवोल्यूशन हुआ था, लेनिन ने रशिया रिवोल्यूशन करवाया था, तो ऐसे ही वीमर रिपब्लिक ने एक पार्टी स्टार्ट की जिसका नाम था Spartacist League। So Soviet of workers and sailors were established। मतलब वर्कर्स और सेलर्स इन लोगों ने इस्टेब्लिश की थी Spartacist League बहुत सारी सिटीज़ में। फिर जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन में वॉज चार्ज विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। मतलब बहुत सारे स्टाइल हो गए थे गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारी अलग अलग पार्टीज बनने लगी थी। फिर जिन लोगों ने अपोज किया जैसे नेशनलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स, तो मीट इन वीमर टू गिव शेप इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर सब वीमर में मिले ताकि इसको एक अच्छे से मतलब एक रिपब्लिक कंट्री बना दिया जाए। फिर वीमर रिपब्लिक ने क्या किया, मतलब अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर विटामिन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। मतलब फ्री कॉप्स जो थे
उन सबको क्रश कर दिया, बोले नहीं ज़रूरत हमें इनकी। द एंग्विश्ड स्पेक्टरिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी। फिर स्पेक्टरिस्ट लीग है, उसने कम्युनिस्ट पार्टी ढूंढी, जर्मनी में उन्होंने बनाई। फिर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हैंस फोर्थ बिकेम इंटर रिस्पॉन्सिबल इरिकॉइंसिबल एनिमीज। फिर वो क्या एक दुश्मन बन गए, एंड कुड नॉट कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। और सभी मतलब उनकी कोई कारण था, या यहाँ पे मेंशन ही क्या है, उनका कॉमन कारण था कि हिटलर को मारे, मतलब उसके अगेंस्ट थे, उसके खिलाफ थे। दोनों रिवोल्यूशनरी और मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्या है, कार्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। अब पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये सब किसकी वजह से हुआ था? इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1923 में हुए थे। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। मतलब जर्मनी ने किसके बेसिस पे वॉर लड़ी थी? लोन लेके लड़ी थी, और उनको रिपेरेशन मतलब गोल्ड का रिपेरेशन भी देना पड़ा था, कंपेंसेशन भी देना है, खर्चा वगैरह सब देखना उनको। इसकी वजह से गोल्ड कम हो गया था, गोल्ड की कमी आ गई थी। इन 1923 जर्मनी ने मना कर दिया कि वो अभी रिफ्यूज टू पे, एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीड इंडस्ट्रियल एरिया। मतलब जर्मनी ने जब मना कर दिया तो फ्रेंच ने क्या उसका एक और इंडस्ट्रियल एरिया क्या रूर जो था वो अपने कंट्रोल में ले लिया, टू क्लाइम देयर कोल, ताकि उनका कोल चढ़ा पाए। जर्मनी रिटेलाइटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रिकलेसली। तब उनके जो प्रिंटेड पेपर्स थे उन सबको फाड़ दिया, जला दिया विद टू मच प्रिंटेड मनी, और बहुत सारा मनी भी, मतलब ब्लैक मनी नहीं होता, बहुत सारा मनी भी छापा, ताकि जो जर्मन मार्क है वो गिर जाए, फिर तो करप्शन हो जाएगा। फिर अप्रैल में क्या होगा, यूएस डॉलर क्या है 24,000 के इक्वल थे, और फिर जुलाई में 3,53,000 मार्क्स बढ़ गए, फिर अगस्त में 46,21,000 मार्क्स हो गए। तो ऐसे ऐसे क्या है, वैल्यू जो गिरती जा रही थी उसकी, गिरती इन द सेंस बहुत बढ़ती जा रही थी पहले से। फिर 98,860, अभी 60,000। फिर ये दिसंबर में हो गए, तो फिगर मतलब ट्रिलियंस में जाने लगी फिगर्स, एज अ वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड। अभी तो मतलब कितने प्राइजेस है, गुड्स हैं, तो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू क्या है गिर चुकी थी। फिर जब मतलब जर्मन्स की इमेज थी जिसमें करेंसी नोट्स टू बाय लॉफ ऑफ ट्रेड, मतलब एक ब्रेड के लिए कितने सारे मतलब बोरे देने पड़ते थे, मतलब इतने सारे थैले देने पड़ते थे बड़े बड़े, जिसमें पूरे पैसे भर रहते थे। वॉज वाइडली पब्लिश्ड इवोकिंग sympathy. This crisis came to be known as hyperinflation. तो इसको क्या बोला गया? हाइपरइन्फ्लेशन। तो एक सिचुएशन बन गई थी जब प्राइसेस क्या है बहुत ज़्यादा हाई जाने लगे। एक ब्रेड जो 5 रुपए की मिलती थी, अब उसके लिए उनको हजार रुपए देने पड़ते हैं। Then eventually the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Davis Plan, which revoked the terms of reparation. मतलब फिर इन्होंने जो अमेरिकन से उन्होंने क्या उनको जर्मनी पे दे आ गए, तो उन्होंने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था डेविस प्लान। अब जिसकी वजह से जो जर्मन की फाइनेंशियल मतलब अमेरिका उनका साथ देने लगा था, तो उन्होंने मतलब क्या किया, थोड़ी फाइनेंशियल बर्डन, मतलब जो ईज द फाइनेंशियल बर्डन पे, जो फाइनेंशियल बर्डन था उसकी थोड़ी कमी की, उसमें थोड़ी हेल्प कर दी उनको। आफ्टर दैट द ईयर बिटवीन 1924 से 1928 में उन्होंने स्टेबिलिटी देखी कि अभी सब कुछ थोड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब जर्मन ने इन्वेस्टमेंट भी की थी, और इंडस्ट्रियल रिकवरी भी हो रही थी। अब ये सब, और यूएस उनको लोन भी दे रहा था, एंड शॉर्ट टर्म पे लोन दे रहा था। दिस सपोर्ट वॉज विथड्रॉ व्हेन, अभी ये सपोर्ट भी टूट गया, मुश्किल से उनको एक सपोर्ट मिला था, वो भी यूएस का। और यूएस में ये सपोर्ट क्यों टूट गया? क्योंकि यूएसए में खुद क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। क्या नाम था उस हादसे का? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश हो गया था। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी वो स्टॉक्स की, तो ये सब गिर गई थी, स्टॉक मार्केट की। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. On a single day, 24 October, 13 million shares were sold. तो इतने सारे शेयर उनको बेचने पड़े, क्योंकि शेयर मार्केट था ना, तो इसकी वजह से जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। जर्मनी यूएसए में तो आया है, अब यूएसए हेल्प कर रहा था, खुद उसके यहाँ पैसा हो गया, तो वो क्या हेल्प कर पाएगा? तो फिर जर्मनी को भी टेंशन हो गई। फिर बिटवीन 1929 से 1932 नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, तो मतलब जितनी थी उसकी हाफ हो गई यूएसए में इनकम। फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स भी बंद हो गए हैं। अभी फार्मर्स को मतलब बहुत बुरी तरीके से सामना करना पड़ा। अभी मार्केट में भी प्राइस बहुत बढ़ चुके थे। अभी इसका जो इफेक्ट्स था यूएस इकोनॉमी पे, वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड पे फैल गया था।
अब जो जर्मन इकोनॉमी है वो मतलब बहुत बुरी तरह वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत पहले ही थी, अब मुश्किल से यूएस आते तो वो भी छूट गया, तो एकदम बिल्कुल। फिर by 1932 industrial production was reduced to 40% of the 1929 level। 1929 पे पहुंच गया। वर्कर्स लॉस्ट द जॉब्स, वर्कर्स ने अपनी जॉब्स खो दी, और वर पेड रिड्यूस वेजेस, उनकी जो वेजेस उनको देते थे वो भी कम हो गई। और फिर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन तक पहुंच गई थी। फिर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी के जो स्ट्रीट्स है, यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड्स, आप देखोगे मैन प्ले कार्ड्स कर रहे हैं अपने नेक के आजू बाजू, सीइंग विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब कोई भी काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ प्ले कार्ड, अब अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं जो वेले बैठे घर पे, वो लोग प्ले कार्ड्स खेलते थे और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स पे जाके बैठ जाते थे और डेस्परेटली क्विट, और एक लाइन में लगते थे ताकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो सके। एज जॉब जैसे जॉब गायब होने लगी, जो यूथ थे उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मतलब चोरी चकारी वगैरह ये सब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, ना उनको कोई जॉब मिल रही थी। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई, लोग डरने लगे। जो मिडिल क्लास थे और जो सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ थे, जो जिनको पेंशन मिल रही थी, उन्होंने अपनी सेविंग्स बचाई। सेविंग्स डिमिनिश में द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, जब करेंसी ने अपनी वैल्यू जब गिरती गई उसकी, तब उनकी जो सेविंग्स थी सब कुछ बेकार होता जा रहा था। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे जो खुद ही एम्प्लॉयड थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो उनको भी क्या है, उनका भी बिजनेस क्या खराब हो चुका था, सब कुछ मिट्टी मिल चुका था। दीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फेल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन। अब प्रोलेटराइजेशन मतलब होता है तो बिकम इम्प्रोविज्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, उतने लेवल तक जाना जिसमें वो कम से कम काम कर पाए। ठीक है, तो ये एक एंजाइटी थी जो कम होने लगी टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास, अब जो वर्किंग क्लास वाले लोग हैं उनके लिए कम होने लगी, और इतनी ही वर्स होती गई जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। बस जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे वही सिर्फ वहाँ पे देखते थे कि देयर हेड्स अबव वाटर, पानी के ऊपर अपना, मतलब वो वही है जिनके पास काम बचा था। पर जो अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, अभी उनकी जैसे उनकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो चुकी थी। मतलब बीइंग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, अब सबके बिजनेस क्या है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे, खतरे में थे। जो लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फेल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड वुमेन अनएबल टू फिल द चिल्ड्रंस स्टमक्स वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डिस्पेयर, डीप डिस्पेयर। मतलब वहाँ पे जो बहुत सारे लार्ज मास ऑफ पीजेंट्स थे, उन सबको शार्प फॉल दिखी। मतलब एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे, अभी एग्रीकल्चर में जो भी प्राइसेस और थे, मतलब वुमेन्स जो थी अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रही थी, सब एकदम बहुत डीप डिस्पेयर में थे, तो बहुत एकदम बुरा वक्त चल रहा था। फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल टू द वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल, फिर वीमर रिपब्लिक क्या धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए गए, और जिसमें अनस्टेबल हो गई थी और मतलब डिक्टेटरशिप आ गई थी। अभी ये बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एकदम वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई अचानक से। सो ये मतलब एक मेजॉरिटी पार्टी थी जो थी नियरली पॉसिबल टास्क, मतलब इसने ऐसे टास्क, मतलब ये कोएलिशन बनाई थी, मतलब एक दूसरी पार्टी के जब दो पार्टी जब ज्वाइन हो जाती है, फिर जाके जब अपनी मेजॉरिटी में आते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसको हम कोएलिशन बोलते हैं। सो फिर दूसरा डिफेक्ट ये था आर्टिकल 48, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट था वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था, लोगों के सिविल राइट सस्पेंड कर सकता था, वो भी रूल बाय डिक्री। और ये किसकी वजह से हुआ था, आर्टिकल 48 की वजह से। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वीमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एवरेज 239, सिर्फ उसको वहाँ पे 20 कैबिनेट दिखे 239 डेज में। और एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, ये एक मतलब उन्होंने गलत इस्तेमाल किया आर्टिकल 48 का। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, अब क्राइसिस सबसे मैनेज तो हुए नहीं, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी सॉल्यूशन विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था। आफ्टर दैट हिटलर्स राइज टू पावर, अभी हिटलर पावर में कैसे आया। सो ये हिटलर बीइंग ग्रेटेड, अब हिटलर को यहाँ पे सब ग्रीट कर रहे हैं पार्टी में, जो सब देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, अब ऐसे हैंड रेज करके ऐसे अपने ये हाथ है, ठीक है, ऐसे बहुत गंदा हाथ है वैसे तो समझ जाना, सब अपने हैंड रेज करके ऐसे ऐसे हिटलर को के ग्रीट कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अब हिटलर पावर में कैसे आया।
This crisis in the economic polity and society formed the background to Hitler's rise to power. अभी हिटलर पावर में आ जाए तो इसके लिए मतलब वैसे भी क्राइसिस चल रही थी और इसी का फ़ायदा हिटलर ने उठाया। फिर वो 1889 ऑस्ट्रिया में जन्म लिया उसने। फिर हिटलर ने अपना यूथ सिर्फ गरीबी में मतलब उसका पूरा यूथ जो गरीबी में किया था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई जिसकी वजह से वो लोग हार गए तो जो मतलब आर्मी जो हार गई थी जर्मनी की, मैसेंजर इन द फ्रंट बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। अभी हिटलर ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गंदा ही था, उसने बहुत सारे मेडल्स भी कमाए थे, बहुत सारे मेडल्स उसकी ब्रेवरी के लिए उसको मिले थे। फिर जो जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। अब जो मतलब जर्मन हार गया था तो उसको मतलब हिटलर को बहुत बुरा लगा था। और फिर जब उसको पता चला कि पीस ट्रीटी एट वर्सल्स ये भी साइन की गई तो उसको सुन के तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। 1919 में क्या हुआ, उसने एक छोटा ग्रुप बनाया जिसको बोलते थे जर्मन वर्कर्स पार्टी उसने बनाई, छोटा सा ग्रुप। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने हाथ में कर लिया। जैसे जब उस पॉपुलर गेन करती गई उसकी जर्मन वर्कर्स पार्टी तो उसने उसका नाम बदल के रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर दिस पार्टी केम टू नोन एज नाजी पार्टी। फिर बाद में इसको किसका नाम मिल गया, नाजी पार्टी का। 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया। फिर 1923 में हिटलर को लगा कि अभी मैं मतलब बवेरिया जो है यहाँ पे जाता हूँ, मतलब पहले बर्लिन पे जाता हूँ फिर बवेरिया पे अपना कंट्रोल पा लूँगा, मतलब वहाँ की पावर कैप्चर करूँगा, अपने कंट्रोल में ला लूँगा। ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। मतलब वो फेल हो गया था, उसका अरेस्ट कर लिया गया था और फिर बाद में उसको छोड़ दिया गया था। फिर नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट। अब इनको पॉपुलर सपोर्ट चाहिए था 1930s तक क्योंकि इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। अभी ये सब डिप्रेशन के चलते हो रहा था क्योंकि फिर नाजिज्म क्या एक सबको होप दिखाई दी, चलो मतलब कोई तो है हमारे दुख वगैरह दूर करें, तो इससे लोग ज़्यादा क्या अट्रैक्ट हुए थे नाजी की तरफ। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929, हमने 1929 की बात देखा था, बैंक कोलैप्स्ड, अब बिजनेस सब बंद हो गए थे, वर्कर्स ने अपनी जॉब्स खो दी थी, मिडिल क्लास थे वो सब डरे हुए थे। अभी ऐसी सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा स्टेड होप्स ऑफ बेटर फ्यूचर। अभी नाजी प्रोपेगेंडा मतलब उनका जो हिटलर का जो आइडियोलॉजी है उसको हम नाजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाजी प्रोपेगेंडा इसने बहुत सारी होप्स मतलब सबको किरण दिखाई दी, अभी हम इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। फिर 1928 में नाजी पार्टी गॉट मोर देन 2.6% वोट्स इन द रिक्सटैग। मतलब नाजी को फिर बहुत सारे मतलब देखो यहाँ पे तो इतना सपोर्ट गेन करने के बाद भी सिर्फ उनको 2.6 वोट्स मिले और वो भी रिक्सटैग को ज़्यादा मिले थे। फिर जर्मन पार्लियामेंट, रिक्सटैग कौन थी, जर्मन की पार्लियामेंट। फिर बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37 वोट्स। फिर उसके बाद जब वो इलेक्शन है उनको पहले 2.6% वोट्स मिले थे और फिर दूसरे इलेक्शन के बाद उनको कितने 37% वोट्स मिले और इससे फिर ये जीत गया, हिटलर जीत गया इससे। आफ्टर दैट हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। अब ये एक हिटलर का एडवांटेज था कि हिटलर बहुत अच्छा बोलता था, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर था एकदम। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। उसका जो भी मतलब जो पैशन था, जो वो शब्द बोलता था एकदम लोगों के दिल पे जाकर लगते थे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। वो चाहते थे कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया। इनजस्टिस ऑफ द मतलब वर्सलिस ट्रीटी, ऐसी कोई भी ट्रीटी साइन ना हो, रिस्टोर द, फिर से जर्मन लोगों की डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट वापस लाए। तो ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट, तो उसने प्रॉमिस किया एक तो एम्प्लॉयमेंट देगा वो सबको, मतलब सबको काम पे रखेगा, वर्कर्स चाहे पीजेंट्स कोई भी, सबको एम्प्लॉयमेंट देगा और यूथ का फ्यूचर सिक्योर बनाएगा। तो ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। तो चाहता था कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो जर्मनी में, कोई भी बाहर की कंट्री वगैरह आके रूल ना करे जर्मनी पे। सो हिटलर डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। फिर हिटलर ने एक नया स्टाइल बनाया पॉलिटिक्स का, वो था ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेल्स इन मास मोबिलाइजेशन। मतलब फिर हिटलर को धीरे धीरे रिचुअल्स मतलब ये रीति रिवाज वगैरह, ये परंपराएं सब समझ में आने लगी धीरे धीरे। फिर नाजी हेल्ड मासिव रैलीज। फिर नाजी ने बहुत सारी रैलीज निकाली, बहुत सारी स्ट्राइक्स, रैलीज, हड़ताल ये सब की, एंड पब्लिक मीटिंग्स भी की ताकि वो
लोगों का सपोर्ट गैदर कर सके, सेंस ऑफ यूनिटी अमंग पीपल, लोगों के बीच में एकता बढ़ा सके। फिर द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिकम, द नाजी सल्यूट एंड and ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power। अभी जैसा आप देख सकते हो, ये नाजी का मतलब ये एक व्हाट डू मीन टू से, हाँ, तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि उनका एक ऐसा रास्ता था जिससे वो क्या ज़्यादा सपोर्ट, मतलब ये देखो, ये सब स्वास्थ्यकम जैसे बना हुआ दिख रहे हो यहाँ पे, तो ऐसे उनके फ्लैग्स रहते थे और जिसको बोलते थे नाजी फ्लैग। ये नाजी पार्टी का क्या था, ये एक साइन था। आफ्टर दैट नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली, फिर नाजी प्रोपेगेंडा ने स्किलफुली मतलब हिटलर को प्रोजेक्ट किया मसीहों, मतलब सब लोग हिटलर को मसीहा मानने लगे कि अब वही हिटलर है, अब हमें बचाएगा। एंड समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रेस, मतलब वही अब हमें अपने दुख से बाहर निकालेगा, अब वही एक है जो मतलब हमारे फ्यूचर की इमेजिनेशन सेव कर सकता है, हमें अपनी प्राइड, हमारा प्राउड वापस दिला सकता था। हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ अक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि वही था जो मतलब उसको लोग सब कुछ मानने लगते थे, हिटलर ही सब कुछ है, ऐसा लोग उसको मानने लगते थे। आफ्टर दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी कैसे डिस्ट्रक्शन हो गई डेमोक्रेसी। फिर 30 जनवरी को 1933 प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफ द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। फिर जो सबसे बड़ी पोजीशन होती, मतलब जो प्रेसिडेंट था हिंडरबर्ग, तो उसने सबसे बड़ी पोजीशन जो है मिनिस्टर की वो हिटलर को दे दी। बाय नाउ Nazi had managed to rally the conservatives to their cause। अब जो जितने conservatives थे, having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule। अब फिर मतलब जितने भी हिटलर के लोग थे सब पावर में आ गए, हिटलर के पास सब पूरी पावर थी। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move। अभी एक अचानक से ना आग लग गई जर्मन पार्लियामेंट में, मतलब रीचस्टैग में एक आग लग गई। The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been granted by वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बताया था कि राइट वगैरह है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा, तो ऐसे जो राइट्स बनाए थे, तो वो सब जब वो आग लगी तो सब मतलब हिटलर ने क्या किया, ये सब सस्पेंड कर दिए, सब ले लिए, सब राइट उससे लोगों से छीन लिए। Then he turned on his arch enemies। तो फिर सोचने लगा उसके ऐसे कौन दुश्मन है जो आग लगाएगा, अब वो है कम्युनिस्ट, most of whom were hurriedly packed off to the newly establishment concentration camps। फिर उसने concentration camps बनाए गए। The repression of the communists were severe। अब कम्युनिस्ट के बहुत कम थे। Out of surviving 6,808 arrest files, 6,808 को अरेस्ट कर लिया। डुसेल्डॉर्फ में एक छोटी सी सिटी थी, स्मॉल सिटी ऑफ 1/2 million पॉपुलेशन, बहुत कम, मतलब आधी ही मिलियन की भी आधी पॉपुलेशन थी। और 1,440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन, और 1,440 तो सिर्फ उसमें कम्युनिस्ट ही थे। अभी दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स, मतलब 52 टाइप्स के विक्टिम्स थे जो नाजी ने पकड़े थे। फिर वहाँ पे 3 मार्च को क्या हुआ, ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। एक एक्ट पास हुई थी, इनेबलिंग एक्ट। दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप ऑफ जर्मनी। अभी फिर इस एक्ट की वजह से जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ गई। इट गिव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट रूल बाय डिक्री। मतलब हिटलर के पास इतनी सारी, मतलब सारी की सारी पूरी पावर्स आ चुकी थी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन। सारे पार्टीज, ट्रेड यूनियन सब बैन हो गए थे नाजी पार्टी और उसके एफिलिएंट्स में। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी। अब हिटलर का सब भी कंट्रोल लग गया था। अभी इकोनॉमी भी, कुछ भी छपेगा मीडिया में, रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर में, तो वो सब किसके हिसाब से होगा, सब कुछ हिटलर के हिसाब से। आर्मी भी हिटलर के हिसाब से काम करी और जुडिशरी भी हिटलर के अंडर कंट्रोल में हो गई थी। फिर उसके बाद क्या, स्पेशल सर्विलेंस and security forces were created to control and order society in ways that the Nazi wanted। अभी नाजी चाहते थे जैसे वो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस रखें तो वही सब ऐसे ही कंट्रोल होगी।
अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस, जैसी रेगुलर पुलिस थी उन्होंने ग्रीन यूनिफॉर्म करवा दी। ऐसे या फिर जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे उनको ना दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो। गेस्टापो मतलब एक सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, और एसएस ये प्रोटेक्शन स्क्वाड थे, हिटलर को प्रोटेक्ट करते थे। और क्रिमिनल पुलिस ये सिक्योरिटी सर्विस, मतलब इसको एसटी बोलते थे। तो ऐसी अलग अलग जो पुलिस थी, सिक्योरिटी वगैरह थी, तो वो सब लगा दी थी। इट वॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेस दैट गिव द नाजी state its reputation as a most dreaded criminal state। अभी वहाँ पे कोई हिटलर पे अटैक ना कर दें, कोई क्रिमिनल वगैरह ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए ये सब क्या है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टापो। सब मतलब सबको क्या गेस्टापो में डाल दिया जाता था। गेस्टापो मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों को बंद करके वहाँ पे गैस छोड़ दी जाती थी। वो गेस्टापो में वहाँ पे चैम्बर्स में डाल दिया जाता था, तो लोग वहाँ पे मर जाते। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के लिए भेजा था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एन लीगल, मतलब बिना लीगल प्रोसीजर, मतलब किसी को पकड़ के डाल देते। ऐसे नहीं कि पहले कोर्ट वगैरह पुलिस वगैरह जाते, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, सीधा उनको पकड़ के डाल देते थे। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। अब पुलिस ने क्या है, मतलब उनके पास पावर आ गई कि वो अभी रूल करेंगे। तो पुलिस फोर्सेस ने भी रूल करना वहाँ पे शुरू कर दिया। अभी हम ये इतना फिनिश कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नाजी वर्ल्ड व्यू तक। वहाँ का रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? हिटलर ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इकोनॉमिक रिकवरी किसको, हजाल्मर सेचिट को। तो उसने एक एडवाइजर अपॉइंट किया जिसको मतलब बोल दी कि इकोनॉमिक तुम संभालोगे, जिसमें उसको फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। क्या एम थे इसकी? फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो अगर पूरा एम्प्लॉयमेंट होगा तो पूरा प्रोडक्शन होगा। अब दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार वॉक्सवैगन। तो एक नई कार निकलेगी और जर्मन कार जिसको बोलते थे वॉक्सवैगन। अब आई थिंक से पिक्चर भी दी गई यहाँ पे, ये देखो, ये वॉक्सवैगन, ये कार निकली थी तब, जर्मनी की कार वॉक्सवैगन। फिर नेक्स्ट एंड फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस, मतलब दूसरी पॉलिसीज में भी क्या है, हिटलर को बहुत सक्सेस मिला। उसने मतलब आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस 1933 में भी रिकवरी की, राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया 1936 में। अभी मतलब ऑस्ट्रिया, जर्मनी 1938, इसको भी अपने मतलब इसमें भी स्लोगन, अभी स्लोगन क्या डाला उस टाइम, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। एक ही पीपल है, एक ही एम्पायर और एक ही लीडर है। ही देन वेंट टू द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग Sudetenland from the अजीब नाम है, सेलोस्लोवाकिया एंड gobbled up the entire country, और पूरी कंट्री को वहाँ पे जमा किया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अभी इंग्लैंड मतलब उसने इंग्लैंड को बोला भी नहीं था, बट तो भी वो मतलब अनस्पोकन सपोर्ट इंग्लैंड सपोर्ट करे थे उनको, विच हैड कंसीडर्ड द वर्सलिस वर्डिक्ट। अभी उनको लग रहा था वर्सलिस का मतलब वर्सलिस जो रूल जो लागू रहे बहुत ज़्यादा हार्श था, इसलिए इंग्लैंड उनको साथ दे दी। सो ये जो क्विक सक्सेस एट होम अब्रॉड सीम्ड टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अभी जो क्विक सक्सेस जो मिल रहा था हिटलर को, इसकी वजह से कंट्री की किस्मत तो चेंज होने वाली है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर रुका नहीं यहाँ पे। हजाल्मर सेचिट हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रिमार्मेंट एज द स्टेट विल रन डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। अभी हजाल्मर सेचिट ने बोला है हिटलर को कि सबसे ज़्यादा किसमें, रीआर्मेंट, मतलब जो आर्मी के जो भी हथियार वगैरह, गन्स, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, मतलब जो उनकी गन्स वगैरह नहीं होती, तो उसमें ज़्यादा फोकस किया जाए, फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। फिर कॉशियस पीपल हाउ एवर हैड नो प्लेस इन नाज़ी जर्मनी, मतलब जो कॉशियस पीपल है, जो डरपोक पीपल है, उनकी नाज़ी जर्मनी में कोई जगह नहीं। अब सेचिट हैड टू लीव, फिर उनको मतलब जो सेचिट था हजाल्मर सेचिट, फिर उसको जाना पड़ा। हिटलर चूज war as the way out of the approaching, मतलब फिर क्या मतलब हिटलर को लगा कि भी वॉर करते, क्योंकि इसके पास सारे रिसोर्सेज तो सब कुछ आ गए थे। अब फिर उसके लिए क्या हुआ, रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब अगर टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे तभी तो उनके पास रिसोर्सेज आएंगे। तो हिटलर ने सोचा खुद के रिसोर्सेज डेवलप करने से क्या अच्छा, दूसरे अपनी टेरिटरी बढ़ा तो दूसरे की आर्मी, तो बस मेरे को जब मिला सब कुछ मिल रहा है, जब कराए मिल रहा है, तो मैं अपना खुद क्यों बनाऊँ, ठीक है। फिर सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, द स्टार्टेड, फिर इसकी वजह से
फ्रांस और मतलब द स्टार्टेड वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, तो इसकी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वॉर छिड़ गई। फिर सितंबर में 1940 में एक ट्रिपटाइट पैक्ट जो है ये साइन हुई जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। इसकी वजह से हिटलर ने क्या किया, हिटलर क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, हिटलर को इंटरनेशनल पावर मिल गई। पपेट रिजाइम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी भी इसके सपोर्ट में थी। वर इंस्टॉल्ड इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, मतलब इनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पूरी कंट्री मतलब बहुत पार में आ गए, तो पूरे वर्ल्ड में हिटलर फेमस हो गया था। फिर 1940 के एंड में हिटलर वॉज एट पिनाकल ऑफ हिज पावर, मतलब एकदम पिनाकल मतलब एकदम हाईएस्ट पीक पे उसकी पावर थी। अभी हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्क्वेरिंग ईस्टर्न यूरोप। फिर देखो हिटलर का मतलब हिटलर पहले से चाहता था कि वो यूरोप में कब्जा करे, तो वो चाहता था कि वहाँ पे फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस अच्छी है जर्मन्स के लिए, तो इसलिए वहाँ पे अटैक करना चाहता था। जैसे सोवियत यूनियन जून 1941 पे सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। फिर इस हिस्टोरिक ब्लंडर में जो हिटलर था, हिटलर एक्सपोज जर्मनी वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिश बॉम्बिंग झेल रहा था और ईस्टर्न फ्रंट में वो सोवियत आर्मी से लड़ रहा था। तो जो सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट, फिर जो उन्होंने तो हरा दिया था और जर्मनी को हरा दिया था सोवियत यूनियन पे। आफ्टर दिस सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स, फिर उन्होंने जर्मन सोल्जर्स को रिट्रीट करते हैं, अच्छे से उनको पकड़ मारते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, जब तक बर्लिन अंदर नहीं पहुंच गए, एकदम बर्लिन के एकदम अंदर नहीं पहुंच गए, तो उन्होंने वहाँ पे सोवियत हेजीमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ ऑफ अ सेंचुरी। देयरफॉर मतलब आधी सेंचुरी, मतलब सामने से जा रहे, सामने से क्या वो जीत हासिल पा रहे और पीछे से जो उन पे और जो भी दूसरी कंट्री से उन पर अटैक करिए और वहाँ पे पीछे से आते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका फायदा ही क्या हुआ जो पीछे से हार नहीं है। Meanwhile, USA had resisted involvement in the war. फिर USA ने भी क्या अपनी एंट्री मार दी। It was unwilling to once come face, अब लोगों को लग नहीं रहा था, क्योंकि इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि उनको ग्रेट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था। तो इसने लोगों को मतलब किसी को लगा नहीं था कि इस बार USA भी वॉर में एंट्री मारेगा, पर उसने एंट्री मार दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ कॉस्ट, मैंने अभी बताया, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। अब यूएसए सोचा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, बट वो लोग इतना फोर्स करे उसको लड़ने के लिए, तो फिर उसको एंट्री मारनी पड़ी। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, अब जापान अपनी ईस्ट में अपनी पावर बढ़ा रहा था, तो उसने फ्रेंच इंडो चाइना मतलब उस पर वो ऑक्यूपाई कर लिया था और प्लान कर रहा था यूएस पे भी अटैक कर, क्योंकि यूएस अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, तो यूएस को क्या मतलब यूएस को कंट्रोल करना, उस पर अटैक करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। When Japan expanded its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. मतलब US ने कब एंट्री मारी, जब जापान ने हिटलर के साथ मिलकर, जब दोनों ने पर्ल हार्बर मतलब ये यूएसए में सबसे बड़ा बेस है, तो यहाँ पे उन्होंने अटैक किया, तब जाके यूएस को गुस्सा और तब जाके वो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गए। फिर जब वॉर क्या है कब खत्म हुई, मई 1945 को, जब हिटलर हार गया, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो हार चुका था। और यूएसए ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब, और यूएसए क्या है हिरोशिमा, और यूएसए ने हिरोशिमा पे मतलब बॉम्ब छोड़ दिए। So from this brief account of what happened in Second World War, अभी वो Second World War पे क्या हुआ, and we now return to Helmut and his father story। अभी हेलमत के पापा की स्टोरी पे आते हैं। और स्टोरी वाज नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर, मतलब जो हेलमत के पापा थे वो एक नाजी क्रिमिनल थे, मतलब वो नाजी के सपोर्टर थे, मतलब उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मारा था। सो नाजी वर्ल्ड व्यू के बाद हम मतलब अभी नाजी वर्ल्ड व्यू हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट 2 जल्दी आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये मतलब क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं बना रही, क्योंकि फिर उसके बाद इसमें मैं सोचा कि 3 पार्ट लग जाए। अगर 2 सेकेंड पार्ट में कंप्लीट हो जाता तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन सेकेंड पार्ट, बट इफ इट विल नॉट बी completed, so I will make third part also. So thank you so much for watching this video, and if you like this video, so please like, share and subscribe this video, and if you like this video, so comment also. So we will meet again in the next part of the second chapter, that is third chapter, that is Nazism and the rise of Hitler. Bye guys, take care.